अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज है जुमा मुबारक। और हसनैन आपको भी और तमाम देखने वालों को भी जुमा मुबारक और गुड लक फॉर द डे, क्योंकि आज रात आपको पता है कि जो गुजरी है वो इबादत की रात थी। लोगों ने इबादत की होंगी, कुछ लोगों का रोज़ा भी होगा, तो इस वक्त तो शायद लोग सो रहे हों, कुछ लोग उठ भी गए होंगे। बिल्कुल, जो उठ गए हैं वो जुमे की तैयारी करें, साथ साथ सुबह की सोच देखते रहें और हमें अपना फीडबैक जरूर पहुंचाते रहें। खवातीन औज़ात, कल हमने एक स्टोरी की थी, वो थी नादरा के हवाले से कि नादरा ने पुराने बे फॉर्म्स को मनसूख कर दिया। वो स्टोरी पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई, जुबान ज़द आम हुई, लेकिन इसके हवाले से नादरा ने हमारे साथ रब्ता किया था। अभी नादरा के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है और वो हमें क्लैरिफाई करेंगे कि क्या पुराने जो बे फॉर्म है, जिस तरह हमने कल स्टोरी जिस तरह से हमने अंडरस्टैंड की थी उस तरह से हमने आपके साथ पुट कर दी थी कि बे फॉर्म्स पुराने मनसूख हो चुके, लेकिन अब नादरा इसको क्लैरिफाई करना चाहता है। सो हम जानेंगे उन्हीं से। हमारे साथ मौजूद होंगे सबाहत अली साहब, तर्जुमान नादरा है। वेलकम टू सुबह की सोच। ये बताइएगा कि क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक तो जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स थे वो मनसूख हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हकीकत है वो बताइएगा। सबाहत साहब, आपको आवाज आ रही है? सबाहत साहब, इस वक्त हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, राब्ता डिस्कनेक्ट हो चुका है। तर्जुमान है नादरा के, जो कि क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि कल हमने जब ये स्टोरी की थी तो उसमें यही बताया था कि बे फॉर्म्स जो पुराने हैं वो मनसूख हो चुके हैं, नए बे फॉर्म्स में तस्वीर लगाई जाएंगी बच्चों की और उसी बे फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन उस हवाले से नादरा उसको कुछ क्लैरिफिकेशन करनी चाहती थी और वो नादरा चाहता है कि इस हवाले से वो सबाहत साहब साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से सबाहत अली साहब। सबाहत अली साहब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस मामले की। जी अस्सलाम वालेकुम। डिटेल्स ये हैं कि जी हमारा जो बे फॉर्म, जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उसके हवाले से वजारत दाखिला ने पॉलिसी में एक जो तब्दीली की है वो ये है कि जो बच्चे 10 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इस मर्तबा जब वो अपना बे फॉर्म बनाने के लिए आएंगे तो उनकी पिक्चर और उनकी उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे। यानी जिस बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है, उसने अगर बे फॉर्म बनवाना है, और ये अगर इसलिए है कि अगर अब तक उसने नहीं बनाया या उसको किसी वजह से अब जरूरत पड़ रही है, ताहम वो तमाम बच्चे जिनके पास पहले से बे फॉर्म मौजूद है उनको दोबारा नादरा सेंटर आने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई ऐलान नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसके तहत हमने पिछले बे फॉर्म्स मनसूख कर दिए गए हों। ये एक अफवाह है जो कि सोशल मीडिया पर, यानी जो आप कह रहे हैं जो पहले से सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं वो चल सकते हैं, मतलब उनकी जो डेट है वो एक्सपायर नहीं हो सकते, मनसूख नहीं होंगे वो। जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ठीक हो गया। और ये जो सबाहत साहब जो खबर आई थी, जिस तरह हमने उसको शेयर किया, हमने भी डेफिनेटली वो जुबान ज़द आम खबर थी, बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट हुई, तो वो सारी की सारी खबरें फेक हैं कि पुराना जो आपका बे फॉर्म है वो मनसूख हो गया। जी मनसूख नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा अगर कोई बच्चा आएगा अपना फॉर्म बनवाने के लिए और उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा होगी तो हम उसकी पिक्चर लेंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसको जो फॉर्म देंगे उस पर उसकी तस्वीर लगी हुई। और ये सबाहत साहब ये भी बताइएगा कि ये तब्दीली क्यों की गई है, किन किन इश्यूज को सामने रखते हुए तब्दीली की गई है कि अब बे फॉर्म में भी तस्वीर लाजमी होंगी। देखिए, पाकिस्तान बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का सिग्नेटरी है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज का सिग्नेटरी है, और ये काफी अहम मसला है कि जो 18 साल से नीचे की हमारी आबादी है उनकी तस्वीर, उनकी शनाख्ती दस्तावेज पर मौजूद नहीं होती। तो उस तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स के ना होने की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जिनको बे फॉर्म इशू किया जाएगा, उनकी तस्वीर और बायोमेट्रिक के निशानात को हिस्सा बनाया जाए नादरा की डेटाबेस का, ताकि कोई उनकी शनाख्त का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सही, तो ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों की शनाख्त का कोई गलत उसको शनाख्त ना करे, उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच। सबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्लैरिफिकेशन दे रहे थे इस हवाले से, जो कि नादरा ने मज़ीद लिए हैं कि अब जितने भी नए बे फॉर्म्स होंगे उनमें बच्चों की तस्वीर लगाई जाएंगी, बल्कि जो पुराने हैं उनको मनसूख नहीं किया जाएगा, वो चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब और आपको जापान लिए चलती हूँ, जहाँ से बहुत अच्छी खबर है। एक पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक जापानी खानदान है जिसमें माँ है, बाप हैं और बेटा है। उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल कर लिया जो उनके रूहानी सफ़र का आगाज़ भी है, और ये तब्दीली इस बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करती है जिसमें जापानी अफराद इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और मैं आपको हसनैन एक और बात बताऊँ कि अब एक इंडिविजुअल सतह पर देखा गया है कि जापान में इस्लाम बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और जो बच्चे हैं, जो नौजवान
नस्ल है वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है टीचिंग्स ऑफ इस्लाम में। इस हवाले से ये वीडियो एक इंस्टाग्राम पर शेयर की गई जिसमें ख़ानदान की तब्दीली का बाकायदा एक सफ़र भी दिखाया गया है। 1 महीने में वाज़े होता नज़र आता है वो सफ़र, और ये ख़ानदान जापान में बढ़ती हुई इस्लामी तालीमात को अपनाने वाले अफराद में शामिल है, जो इस बात को उजागर करता है कि इस्लाम की आलमगीर कशिश मुख्तलिफ कौमों को अपनी तरफ माइल कर रही है। बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ जापान की कौम को नहीं बल्कि यूरोपियन मिसालें आपके सामने हैं। हमने जर्मन से या फिर यूरोप से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की, ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की स्टोरीज हमने की। सो पूरी दुनिया में एक बड़ी हौसला अफजा खबर है कि इस्लाम फैल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, और लोगों को जो अपना अल्टीमेट मज़हब नज़र आता है वो इस्लाम ही नज़र आता है, क्योंकि वो क्या कहते थे, इस्लाम जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है ना उनके बहुत ज़्यादा करीब है। और ये बहुत ही एक अच्छी खबर थी जो कि गज़ल ने आपके साथ शेयर की। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए अब जापान से मैं आपको तुर्की लिया चलता हूँ। अच्छा। जिसको अब तुर्किया भी कहा जाता है। और पहले यहाँ पे खिलाफत उस्मानिया का दौर था और सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोम की एक ऐसी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम का फ़लस्तीन पर सौदा करने से इनकार आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अच्छा। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने फ़लस्तीन बेचने के लिए 150 मिलियन सोने की पेशकश उनको की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि फ़लस्तीन पूरी उम्मत की अमानत है। और ये तारीखी वाक़या उस्मानी खिलाफत के दौर में पेश आया जब सहूनी तहरीक ने फ़लस्तीन की ज़मीन खरीदने के लिए खतीर रकम की पेशकश की, लेकिन सुल्तान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। और उनका ये फैसला उनकी गैर मुतज़ल्ज़ल क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए उनकी गहरी वाबस्तगी का सबूत है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको ये भी ऐड करती चलूँ हसनैन, कि वो जो सुल्तान थे ना वो 34th सुल्तान थे और उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिप थी कि उनको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। और इसके साथ साथ उनके इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की थी, फिर उसके बाद वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी गए थे, फिर इस्लाम को फैलाने में उनका बहुत ज़्यादा किरदार था, फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी बहुत ज़्यादा थी। बट फ़लस्तीन के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये दुनिया की अमानत है। तो खैर ये आज भी बिल्कुल ऐसे। और सुल्तान अब्दुल हमीद खान के हवाले से ये भी मशहूर है कि जितना भी दुनिया में स्पाई नेटवर्क है वो सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने बेसिकली उसको तश्कील दिया था जो मॉडर्न दुनिया में है। और क्वीन के जो कुक्स भी होते थे ना उस वक्त, वो भी सुल्तान अब्दुल हमीद खान के स्पाई हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने जो खिलाफत उस्मानिया थी वो बिल्कुल डूब रही थी और इनका जो दौर था उसमें खिलाफत उस्मानिया को एक नया दवाम मिला। लेकिन पूरी दुनिया जब मिली और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, उससे पहले ही अब्दुल हमीद खान को उनके घर वालों की तरफ से ही साजिशों का सामना करना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली एक अजीम रहनुमा था मुस्लिम दुनिया का, जो कि हमसे वो क्या कहते होते हैं उनसे खिलाफत भी ले ली गई और उनको फिर सबकदोश होना पड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से मैं आपको जापान लिए चलती हूँ, क्योंकि जापान से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आज हैं हमारे पास। और अब आप भी जापान चली जाओ। मैं चली गई तो फिर वहीं की हो जाऊंगी। अच्छा, फिर आपको बताते हैं कि जापान में हुआ कुछ यूं कि सूरज जो है वो रोशनी से हाइड्रोजन ईंधन तैयार किया गया है। सूरज की रोशनी से बाकायदा तौर पर जापानी जो साइंसदान हैं उन लोगों ने, और बहुत ही ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। एक इनकलाबी रेक्टर तैयार किया गया है साइंसदानों की जानिब से, जिसमें ये इनकलाब है कि जो रेक्टर मुझे उन्होंने मुतारिफ कराया है, जो सूरज की रोशनी और पानी को हाइड्रोजन ईंधन में तब्दील करता है, जो माहौल दोस्त तवानाई के हल की जानिब एक बड़ा कदम है। और ये क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 100 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल जदीद रेक्टर फोटो कैटलिक शीट्स का इस्तेमाल करता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हाइड्रोजन को अलग करता है, जिसे बतौर साफ ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और माहिरीन ने यह भी कहा है कि अगरचा ये टेक्नोलॉजी एक अहम पेशरफ्त है, मगर इसकी तिजारती सतह पर दस्तयाबी और कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत है। और साइंसदान ये भी कह रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी अभी 1% है, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तो हमें उम्मीद है कि हम इसको 5% तक ले जाएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है जापान से। और जिस तरह से जापान में पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है, ये हमारे लिए, हम जब सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान ज़रूर होते हैं, क्योंकि हम किसी और डगर पे जा रहे हैं और दुनिया किसी और डगर पे जा रही है और वो क्या ना क्या कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। अच्छा ख़वातीन वज़ात, एक ऐसी स्टोरी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कोयटा में अमरीकी नजाद लड़की का जो कत्ल हुआ था उस हवाले से स्टोरी है। अच्छा। कोयटा में एक अमरीकी नजाद लड़की थी जिसको सिर्फ इस बात पे कत्ल किया गया था कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की हम जो चीज़ें हैं वो अपनी सोसाइटी में देखते हैं। ये अमरीकी नजाद लड़की की कहानी है जो कि कोयटा में उसके वालिद को और मामू को जिन्होंने उसको कत्ल किया था, वालिद और मामू ने उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
अगर स्टोरी को पूरा इलेबोरेट करूं तो अमेरिकी शहरियत रखने वाली 14 साल लड़की के कत्ल में मुलविस उसके वालिद और मामू को जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया जनवरी के आखिरी हफ्ते में पेश आया, जब अमेरिका से आई हुई पाकिस्तानी नजात हीरा नामी लड़की को मुबैना तौर पर टिकटॉक की वीडियोस बनाने से बाज ना आने पर कत्ल किया गया। वालिद अनवारुल हक ने अपनी बेटी को मामू तैयब अली के जरिए कत्ल करवाया। वालिद पहले अमेरिका मुंतकिल हुआ और उसके बाद लड़की के कत्ल की मनसूबाबंदी करके अपने भाई की मदद से इस पर अमल करवाया। वालिद ने इब्तदा में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन बाद में हकायक सामने आने पर पर्दा निकला और पर्दा जब खुला तो वो खुद ही कातिल साबित हुआ। और इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर मजीद क्या कहूँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि समझाया भी जा सकता था, ठीक है, अगर फैमिली कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन इस तरह से कत्ल करना मामला तो शायद कुछ और भी लग रहा है मुझे। लेकिन खैर लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और आपको बॉक्सर की कहानी बताते हैं। बॉक्सर से आलमी शोहरत पाने वाले जो हैं ये शेफ़ बन गए, और किस तरह से बने, पेस्ट्री शेफ़ बनने की एक कहानी है। रिनात एक्जामोव जो पहले एक पेशावर बॉक्सर थे, अब दुनिया के मारूफ पेस्ट्री शेफ़ के तौर पर पहचाने जाते हैं, और वो इंतहाई शानदार और हैरत अंगेज़ केक बनाने के माहिर भी हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके केक, उनके शाहकार कि किस तरह से वो केक बनाते हैं और कितने हाइटेड होते हैं। वो एक्जामोव के डिज़ाइंस में ना सिर्फ बुलंदो बाला केक शामिल होते हैं, बल्कि वो इनमें फवारे, पेचीदा नकूश और हरकत करने वाले फंक्शनल अनासर भी शामिल करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हरकत करने वाले कैसे होंगे बीच में केक के? टैलेंट है, इसी वजह से मशहूर हुए हैं। बिल्कुल। उनकी एक मशहूर तकलीक 13 फुट ऊंचा वेडिंग केक है, जो किसी परियों की कहानी के महल जैसा लगता है। इस केक में रोशन टॉवर्स और बालकनियाँ शामिल हैं, और इसका वजन तकरीबन 3300 पाउंड है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि केक की कीमत जो है वो कितनी है? 1,80,000 एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा कीमत है इसकी, जो उनके फ़न को एक आला मकाम पर फाइज करता है। बिल्कुल ऐसे है जी। और इस तरह के जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरी दुनिया में यूनिक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज़। यहाँ पर हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।